लेकिन आपके सवालों से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी डर गई है। सेशन चल रही थी, तमाम बड़े नेता विधानसभा के अंदर लड़ रहे हैं, दीपक बैज बाहर लड़ रहा है। मजबूत विपक्ष है कांग्रेस के पास, 35 विधायक है। 15 विधायक तो है नहीं हमारे पास, 35 विधायक है, मजबूत विपक्ष है। इसलिए आज कल विधानसभा सेशन खत्म हुआ, सरकार को हर मुद्दे पे हमारे विधायकों ने सवाल खड़े किए, जनता को। दीपक बैज जब तक जिंदा रहेंगे राजनीति से बाहर, जब तक मेरे अंतिम सांस है तब तक मेरे अंतिम सांस भी बस्तर में ही है। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और पंचायती में मैं इस समय एक ऐसे व्यक्ति के साथ हूं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। मगर दरअसल प्रदेश अध्यक्ष का यह दायित्व कांटों भरे ताज के रूप में देखा जा रहा है। सामने लोकसभा का चुनाव है, परिस्थितियां जिस तरीके की हैं, लहर जिसको आंधी बताई जा रही है, उसके बीच में दीपक बैज खड़े हैं। ये भी एक तथ्य है कि जब पूरे विपक्ष की तलाश हो रही है कि मैदान में विपक्ष कहाँ हैं, तो सिवा दीपक बैज के दूसरा नाम नहीं दिख रहा है। सवाल उठाने का मसला हो मैदान में, फील्ड में, अगर कोई नाम आता है तो दीपक बैज का आता है। गौरतलब बात जरा देखिए कि सत्ता पक्ष के मंत्री केदार कश्यप ये कह रहे हैं दीपक बैज के अलावा है कौन कांग्रेस में जो सवाल उठाता है। क्या ये बेहतर है या ये वन मैन आर्मी की ओर मामला घूम गया है? इन मसलों को जानने समझने मैं पहुंचा हूं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के पास। सर प्रणाम। जी प्रणाम मिश्रा जी। दीपक जी, आप वन मैन आर्मी हैं, ये इसको आपकी खूबी के रूप में देखा जाए या कांग्रेस के अकेले पड़ते हुए भाव के रूप में? देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी में लाखों के कार्यकर्ता हैं और उनके हम लोग भी एक सिपाही के रूप में या सेनापति हैं। हमारे पास प्रदेश में लीडर भी हैं, अनुभवी भी हैं और ताकतवर भी नेता है। सभी लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन आपके सवालों से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी डर गई है, क्योंकि ठीक है, विधानसभा में हम लोग जिस तरह सोचे थे परिणाम अच्छा नहीं आया, लेकिन क्या हम लोग राजनीति करना छोड़ दें? क्या जनता का सेवा करना छोड़ दें? क्या जनता का मुद्दा उठाना छोड़ दें? 3 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से फेलवार हो चुकी है। ये आप भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं, जनता भी समझती है। जनता त्रस्त है। मजबूत विपक्ष है कांग्रेस के पास, 35 विधायक हैं। 15 विधायक तो है नहीं हमारे पास, 35 विधायक है, मजबूत विपक्ष है। इसलिए आज कल विधानसभा सेशन खत्म हुआ है, सरकार को हर मुद्दे पे हमारे विधायकों ने सवाल खड़े किए, जनता को हित को लेकर। सेशन चल रही थी, तमाम बड़े नेता विधानसभा के अंदर लड़ रहे हैं, दीपक बैज बाहर लड़ रहा है। यही तो दिख रहा है कि जनता में कि कांग्रेस काम कर रही है, जनता के लिए, हित के लिए काम कर रही है, मुद्दों को उठा रहे हैं, सड़क में भी, सड़क से बाहर, सदन से बाहर और सदन के अंदर। और सवाल दीपक बैज का, देखिए पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं तो दिन रात एक करके काम कर रहा हूँ। हम आज के बाद हमारे तमाम बड़े नेता भी काम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, ये सच्चाई है। दीपक जी, आपके जवाब में एक शब्द आया जब कांग्रेस के संगठन को लेकर आप बात कर रहे थे। आपने कहा ताकतवर नेता हैं हमारे पास। ये जो शब्द है कि प्रदेश में ताकतवर नेता होते हैं, संगठन अनुशासन से चलता है, दायित्वों से चलता है। जब व्यक्ति ताकतवर होने लग जाए तो संगठन और व्यवस्था और अनुशासन तीनों छिन्न भिन्न होते हैं। ये सार्वजनिक बात है, इसको कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपने भी इसको इशारों में ही सही मगर स्वीकारा था एक बार कि हम तो अपनों से हारे थे। ये जो ताकतवर वाला जो शब्द है, ताकतवर वाली जो परिभाषा है, इसको दीपक बैज का अनुशासन बांध पाएगा? शायद ताकतवर शब्द का शायद हम लोग शायद गलत दिशा में शायद उनको ले जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप सही दिशा में ले जा रहे हैं। ताकतवर का मतलब मजबूत, सरल शब्दों में मजबूत लोकप्रिय नेता है।
उन नेताओं के साथ मिलकर हम लोग क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। संभवतः विधानसभा के अंदर तो इसलिए समय नहीं दे पा रहे थे क्षेत्र में। चंद दिन बाकी है लोकसभा, आज के बाद फिर नए प्लानिंग के साथ हम लोग काम करेंगे पूरे क्षेत्रों में और उन मजबूत नेताओं को, लोकप्रिय नेताओं को भी उपयोग करेगी पार्टी, जहां कार्यकर्ता और जनता के बीच में जाए, ताकि आने वाला लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके। लोकसभा चुनाव में फायदे की बात कर रहे हैं, यहाँ तो खबरें ये कहती हैं कि आपके दल में प्रत्याशी कौन हो लोकसभा का, इसके लिए लोग हिम्मत नहीं जुटा रहे, पीछे हट जा रहे कि नहीं नहीं मैं नहीं लड़ूंगा उसको लड़ा दो, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा उसको लड़ा दो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। अगर आप कहें तो पूरे हम लिस्ट दे देंगे पूरे लोकसभा का, कितने आवेदन आए हैं, इकाई दाई नहीं, सैकड़ों में आवेदन है। चुनाव लड़ने वालों की तादाद है, आप बाहर में देखे होंगे आज भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद सिक्योर नहीं है, खुद सिक्योर नहीं है। पिछले 2014 में पूरे 11 में 10 उनके विधायक थे, पूरे पूरे टिकट बदल दिए। क्यों बदले? क्योंकि वो विधायक पूरी तरह से नाकाम हो चुके थे, जनता के बीच में फेलवर थे। कई समय भी आपको लगता है 9 लोग को टिकट देंगे? मुझे नहीं लगता है 9 लोग को टिकट देंगे। अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी बोले कि हम 9 लोग को फिर से टिकट देंगे, एक को भी टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है दीपक जी, बीजेपी नहीं देगी, 9 को टिकट नहीं देगी, मान लिया। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस अपने 2 प्रत्याशियों को, 2 सांसदों को फिर से टिकट देगी क्या? एक दीपक बैज खुद सांसद हैं। देखिए, तो हमारे ऊपर है। देखिए, दीपक बैज सिर्फ सांसद ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भी है, प्रदेश का जवाबदारी भी है। मैं अकेला जीत के आऊँ, इससे ज़्यादा है कि हम ज़्यादा लोग जीत के आए। हमारी उपयोगिता ज़्यादा प्रदेश में है। ठीक है, बस्तर हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा जन्मस्थली है, हमारा कर्म क्षेत्र है, आगे भी रहेगा। बस्तर की जनता ने हमें बहुत मौका दिए, आशीर्वाद दिए, हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहा और आगे भी बना रहेगा। हमसे कोई मतलब मुझसे बस्तर की जनता से कहीं कोई शिकायत नहीं है। बस्तर की जनता ने हम जितने नहीं मांगे उससे ज़्यादा हमको दिए। मुझे फ़ख्र है कि बस्तर जैसे धरती, उस मिट्टी से मैं जन्मों के यहाँ पहुँचा हूँ, ताकि बस्तर को एक नए सोच और नए विकास की राह पे दिखा सके। इस मकसद से हम लोगों ने 5 साल का सरकार में काम किया और कहीं ना कहीं दिखा, और बस्तर को शांति की ओर हम लोग ले भी चले थे। लेकिन आज बस्तर की हालात अलग है, क्योंकि देखिए, हम सरकार आए चाहे नहीं आए, हम तो बस्तर में ही रहेंगे। दीपक बैज जब तक जिंदा रहेंगे राजनीतिक से बाहर, जब तक मेरी अंतिम सांस है तब तक मेरे अंतिम सांस भी बस्तर में ही रहेगी, उस मिट्टी में रहेगी। मतलब बस्तर से हम बाहर नहीं हो सकते। लेकिन अभी का हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी का हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। बस्तर को बचाने की ज़रूरत है। कोयली बेड़ा से लेके कई और जगह हैं जहाँ पे आरोप लग रहे हैं। पुलिस कहती है हमने नक्सली मुठभेड़ की, हमने नक्सली मारे। ग्रामीण और परिजन आ जाते हैं कि साहब हमारा लड़का तो गांव में डोरी काटने गया था, डोरी बिनने गया था, गोली मार दी। इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच में आपकी कांग्रेस कहाँ है दीपक जी? कहीं तो दिख नहीं रही। यही तो फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। यही तो हम हमारे आदिवासियों को लगातार कहते आ रहे थे, यही तो हम छत्तीसगढ़ की जनता को हम कहते आ रहे थे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है। 5 साल का आप रिकॉर्ड, मिश्रा जी, 5 साल का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। 5 साल में क्या कांग्रेस की सरकार में एक भी फर्जी एनकाउंटर हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। 2 क्रॉस फायरिंग में मारे गए, 2 क्रॉस फायरिंग। क्षेत्र की जनता ने कहा ये नक्सली नहीं है, वहां के जनप्रतिनिधियों ने कहा हाँ ये नक्सली नहीं है, सरकार ने भी कहा हाँ नक्सली नहीं है, हमारी सरकार ने भी कहा नक्सली नहीं है। क्रॉस फायरिंग में मारे गए, हमने स्वीकार किए, बड़े दिल दिखा के हमने फर्जी नक्सली घोषित नहीं किए। उसको सरकार उचित जो उस परिवार को सहायता हो मदद करने की सरकार। कभी फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ, कभी जंगल गई माता बहनों के साथ तेंदुपत्ता या लकड़ी गए तोड़ने गए, कभी उनके साथ बलात्कार नहीं हुआ, कभी फर्जी नक्सली सरेंडर नहीं हुआ, ना कभी फर्जी नक्सली नाम किसी आदिवासी 5 साल में जेल नहीं भेजे। लेकिन इस सरकार ने 3 महीने के अंदर, ये लोग कहते थे ना हमारी सरकार में कि टारगेट किलिंग, आज लगातार हर दिन, हर दूसरे दिन एक घटनाएं हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कौन सा किलिंग है ये? कौन सा किलिंग है? आज 3 महीने के अंदर में कई फर्जी एनकाउंटर हुए,
नक्सलियों के नाम से कई माता बहनों को जंगल में गए लोगों को बलात्कार हुए हैं। इसकी जवाबदार कौन है? आज प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। निश्चित रूप से कोयली बेड़ा घटना दुखद है। हम लोगों ने जांच कमेटी बनाया, जांच करेंगे, इस मसले को उठाएंगे और सरकार को बेनकाब करेंगे, ताकि हमारे आदिवासी, एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में हमारा आदिवासी सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं हूं विपक्षी दल का प्रदेश अध्यक्ष, मैं भी आदिवासी हूं। तकलीफ है, हमें तकलीफ है, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन इस प्रदेश के मुखिया को आदिवासी होने के बाद भी कोई एहसास नहीं है, न गृह मंत्री को एहसास है। नैतिकता के नाते तो इन लोग दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। बैग आदिवासियों के एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या होती है, उसको दबाने के शासन और प्रशासन दोनों मिलकर दबाने का प्रयास करते हैं। सिलेंडर फटा, आगजनी से मारे गए। मतलब कब तक आदिवासियों को शोषण इस सरकार में होते रहेगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। दीपक, आप आदिवासियों की बात कर रहे हैं, हसदेव आप गए, हसदेव अरण्य गए, आपने वहाँ पे साफगोई से फिर से स्वीकारा, समझने में चूक हो गई कांग्रेस सरकार से, निर्णय लेने में चूक हो गई। क्या आप अभी भी अपनी बात पे कायम हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में ग्राम सभाएं हुई जनवरी 2018 में, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहां के ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा फर्जी हुई है, ग्राम सभा फर्जी हुई है, उसकी जांच होना चाहिए। हमारी सरकार ने विधानसभा में अशासकीय संकल्प भी लाए। उसके बाद पर्यावरण अनुमति कैंसिल करने के लिए चिट्ठी भी लिखी केंद्र सरकार को। हमारी सरकार ने 2014 में से पहले नो गो एरिया उसको जोन घोषित किए थे और कुछ एरिया को सेफ रख दिए, जो हमारी सरकार ने एलिफेंट कॉरिडोर बनाया। हालांकि वो एरिया छूट गया जी। आज पब्लिक को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा, कांग्रेस की सरकार में हम सेफ थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सेफ नहीं था और कटाई हम हमारी सरकार में रोक भी दिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही, एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनते ही और शपथ लेते ही, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग होते ही वनों की कटाई चालू हो जाता है। अरे एक बार सुन तो लेते। हमारी सरकार में पैदल भी आए, मुख्यमंत्री से मिले, बात भी हुआ, उनको खाना भी खिलाया, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री आदिवासियों मिलने से, बात करने से परहेज कर रहे हैं। क्या दिलचस्प संयोग नहीं है कि ये तो ठीक है कि बीजेपी की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, मगर सर ये सवाल आपको कड़वा लग सकता है, पर सच ये भी है कि जब आदिवासी पैदल आए थे, राज्यपाल से मिले थे, फर्जी ग्राम सभाओं की जानकारी उन्होंने दी थी, राज्यपाल ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, कहा कि जांच करो, ये आदिवासी गलत नहीं कह रहे, आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में इसकी कोई जांच तक नहीं हुई। क्या ये गलत नहीं था? देखिए, कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मैं तो सरकार में था नहीं कि मैं एक एक बिंदु पे शायद आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे पाऊँ। मैं तो सरकार में था नहीं, शायद कुछ चीज़ें हम लोग को और थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन आज फिर वही चीज़ इस सरकार से भी तो मांग रहे हैं। एक वन मंत्री आदिवासी जी, वो भी तो आदिवासी हैं जी, क्यों नहीं जा रहे हैं? आज जाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, दीपक बैठ जैसा हिम्मत रखना चाहिए। जहां हमारे सरकार के खिलाफ में आंदोलन हुआ, यही नंदराज पहाड़ का आदिवासियों ने अडानी को वहां से बेदखल करने के लिए, क्या उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ में आंदोलन किया था? कि दोनों सरकार के खिलाफ में आंदोलन किया था, राज्य सरकार के खिलाफ में भी और केंद्र सरकार के खिलाफ में भी। बैलाडीला, दंतेवाड़ा के हमारे किरंदुल बैलाडीला में मैंने वहाँ गया हिम्मत करके, मैंने आदिवासियों से बात की, मुख्यमंत्री से बात की, वहाँ से आए हम प्रतिनिधिमंडल, हम लोग पूरे विधायक दल आए, हम चर्चा किए कि नहीं, उचित नहीं है, इसको जांच होना चाहिए। हुई कार्रवाई हुई और 2-3 मांगे थी, दोनों 3 मांगे स्वीकार किए। आदिवासी धरना तोड़े, 10,000 से अधिक 20,000 आदिवासी बैठे, धरना भी खत्म किए, जांच भी हुई, फर्जी भी रहा और हम लगातार सरकार से दबाव बनाते रहे, अब लीज कैंसिल करिए। लीज को अभी विधानसभा चुनाव में हमारी दबाव की वजह से, अभी विधानसभा चुनाव से जस्ट 1 महीने पहले उन्होंने लीज भी कैंसिल की। हिम्मत करके हम लोगों ने गए, हमारे सरकार के खिलाफ में भी लगा कि हमारे सरकार है, उसके बावजूद भी शायद कोई बात है, तो निश्चित रूप से आवाज़ हम लोगों ने उठाई है। क्योंकि हम सबसे पहले हमारे लिए
आदिवासी उस समुदाय से आते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। विचारधारा से जुड़े, विचारधारा भी हमारे लिए ज़रूरी है। दोनों चीज़ को सामंजस्य बनाते हुए किसी का अहित नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद है और हम लोगों ने वहाँ न्याय किया। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कह रही है, क्यों नहीं कर रही है? फॉरेस्ट मंत्री आदिवासी जाना चाहिए, बैठना चाहिए, उनके साथ बात करना चाहिए। क्या उनसे अलग है क्या? मुख्यमंत्री जाके बात करना चाहिए, उनके प्रतिनिधिमंडल भेज के जांच कराना भेजना चाहिए, वो बात करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? क्या उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझते? ये क्या दुश्मन है ये? मतलब इस तरह से व्यवहार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के प्रति बिल्कुल विपरीत है। लोकसभा चुनाव सामने हैं। एक सवाल, बहुत ईमानदारी भरा जवाब चाहिए, उसमें सियासत का पुट मत रखें या रखें, आपका अधिकार है। इस बार जो चुनाव लोकसभा का होगा उसमें कांग्रेस को तो नहीं हराएगी ना? हमारे पास खोने के लिए है ही क्या? खोने के लिए है क्या हमारे पास? सब तो पाने के लिए। देश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। हमारा मकसद है कि इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र से बेदखल करना। लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी चरम पर, झूठे वादे, काला धन आया नहीं, 2 करोड़ प्लस सालाना, 10 साल हो गया, 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिला नहीं, जुमलेबाजी। तो कब तक देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता भोगेगी? कब तक भोगेगी? ये आज के युवा समझ गए हैं। अग्निवीर किसान लगातार आंदोलित है पूरे देश में, उनको दीवारें खड़े की जा रही है, उनके सड़कों पर कीले लगाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली न जाए, गोले बरसाए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, कई किसान हर दिन मारे जा रहे हैं। क्या ये देश का हालात अभी ठीक है? लेकिन प्रधानमंत्री इस पे जवाब नहीं दे रहे। मणिपुर का हालत आज भी ठीक नहीं है। आज आप देखेंगे लद्दाख का सेम हालत होने वाला है। आज लद्दाख का भी, वहाँ की जनता भी सड़कों में आ चुकी है, लेकिन मीडिया में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा आ रहा है, मीडिया में फोटो आ रहा है। इससे देश चलने वाला नहीं। देश का अर्थव्यवस्था 205 लाख करोड़ रुपए डूब चुका है। इस सरकार ने ऋण लिया है, उधारी देश को डुबा चुका है, लेकिन देश की जनता को पर्दा डालने के लिए तरह तरह के प्रोपोगेंडा अपनाया जा रहा है। इसलिए इन सब से बाहर निकालने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले। ऐतिहासिक जन समर्थन मिला सभी राज्यों में और मिल रहा है। जो सीधा इम्फैक्ट है कि जो 5 बिंदु, ये 5 मुद्दे जनता तक रख सके ईमानदारी और सीधे के साथ। इसलिए हमारा मकसद है कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार आना चाहिए देश में, और माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उसके जैसे ईमानदार नेता मैंने आज तक नहीं देखा, बनना चाहिए। तब इस देश की हालात सुधरेगी। बहरहाल, लेकिन सवाल तो ये है सियासत के भीतर कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को 11 उम्मीदवार मिलेंगे भी कि नहीं? मिल गए, जीतेंगे कितने? क्या कहते हैं? देखिए, दावा नहीं, आप तटस्थ आकलन करके बताइए कि, क्योंकि फिर नतीजे के बाद फिर सवाल पूछने आऊंगा। बिल्कुल, आपका स्वागत है, स्वागत है। आप तो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ राम भरोसे 400 सीट जीतने का दावा कर रही है। हम हमारे पिछले कांग्रेस कार्यकाल की और आने वाले नए एजेंडों के साथ, केंद्र की नए एजेंडों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। 11 लोकसभा मजबूती के साथ लड़ेंगे। 11 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी छत्तीसगढ़ में। इस समय छत्तीसगढ़ जनता ने मन बना लिया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। छत्तीसगढ़ कहीं भी नहीं है। युवा लगातार मंत्रियों के बंगले घेर रहे हैं। लगातार अपराध, आत्महत्याएं, घटनाएं, लूट मार, चोरी चमारी लगातार बढ़ रही है। और घटनाएं देख रहे हैं, बस्तर अशांत है और किसान परेशान है। माता बहनों को ठगने का काम किया। क्या छत्तीसगढ़ की जनता नहीं समझ रही है? ये तो उतावली है। लोकसभा चुनाव कब आए? लोकसभा चुनाव आएगी, इस समय कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से फायदा होगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीट जीत कर जाएगी, और ज़्यादा सीट जीत कर जाएगी तो देश में सरकार अगर बनेगी कांग्रेस की, तो छत्तीसगढ़ की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने व्यस्ततम समय में से अपना समय दिया। ये थे दीपक बैद, जो बता रहे थे कि कांग्रेस के आंतरिक हालात के बीच में दावे और चुनौती क्या हैं।
दीपक बैज का दावा है कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। कुशल राजनीतिज्ञ हैं, अध्यक्ष पद पे बैठे हैं, आखिर भला अपने मुंह से कहें कैसे कि चुनौतियां कांग्रेस के भीतर से हैं। बड़ी सधाई से इस जवाब को टाल गए हैं, मगर न्योता उन्होंने दिया है कि मेरी बात गलत निकले तो स्वागत है आपका, फिर से आइएगा। मैं जो चुनाव के नतीजों के बारे में कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।